चलो, तो रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हम प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से कि v दैट इज वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू b हो जाए, तो उस केस में वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है। और सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका सम रेडियस होगा, और रेडियस इक्वल टू हमने लिखाया था एम भी अपॉन में क्यू बी। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, एम भी अपॉन में क्यू बी। और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हमने क्या लिखाया था, बताओ? देखो, ये सब याद रखना चाहिए। जैसे हाफ एम भी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? के। सपोज करो काइनेटिक एनर्जी है, तो एम भी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना? 2k। दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करो, तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर इक्वल टू 2m k लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट कर दो, तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2m k हो जाएगा। तो एक और फॉर्मूला आ गया हमारा 2m k अपॉन में q इंटू बी। ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो ये एम भी क्या है? मोमेंटम। एम भी क्या होता है? मोमेंटम। तो एक और हम फार्मूला लिख सकते हैं P अपॉन में Q इंटू बी। ठीक है। इसमें लिख सकते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म में हम कैसे लिखेंगे? अगर कहे कि किसी चार्ज को हम एक्सेलरेट करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में रेडियस बताओ। तो बताओ क्या करेंगे? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये चीज़ मैं ड्राइव करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लेकिन डेरिवेशन की कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। जैसे ये हायर पोटेंशियल है, ये तुम्हारा लोअर पोटेंशियल है, ऐसे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे होता है। ठीक है। यहाँ से किसी चार्ज को हमने प्रोजेक्ट किए, और इसके बाद में क्या है? इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है। यहाँ पे मान लो कि जीरो, यहाँ पे मान लो कि भी वोल्ट है, और यहाँ पे मान लो कि 0 वोल्ट है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? भी। यहाँ पे भी वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? भी वोल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? हाई टू लो होता है। एक चार्ज पार्टिकल को जस्ट यहाँ पे हमने रिलीज कर दिया, मान लो कि क्यू है जिसका चार्ज, इसको हमने क्या किया? यहाँ पे रिलीज किया, तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। और ओ एफ इक्वल टू कितना लगेगा? क्यू इंटू ई। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई अपॉन में एम। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए है। अच्छा, अब इसमें हम क्या लिखेंगे? भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख सकते हैं कि नहीं? तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यहाँ पे जस्ट हमने रिलीज किया, और यहाँ पे मान लो कि उसका वेलोसिटी जब आता है तो यहाँ पे v हो जाता है। तो भी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2a कितना है? क्यू ई अपॉन में m इंटू, मान लो कि s डिस्टेंस है s, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो s है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, v इक्वल टू कितना होता है? e इंटू एल होता है, तो e इंटू एस लिख सकते हैं इसमें। तो भी स्क्वायर, भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और 2 हम लिख सकते हैं q अपॉन में m और इंटू भी। अब दोनों ही भी हो गया। भी एफ कर देते हैं, भी एफ कर देते हैं। एक है फाइनल वेलोसिटी, एक है पोटेंशियल। ठीक है ना। एम को इधर लाओ, तो एम भी फाइनल का स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? Q इंटू भी। और यही क्या है? काइनेटिक एनर्जी है।
तो अब एक और फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, अंडर रूट 2m³ अपॉन में q इंटू बी। चलो इसको थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ। ये समझ लिए ना कि हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू भी लिख दिया, समझियो। तो कोई समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला याद रखना है, ठीक है। मैं एक बार बता दिया, अब इसको यहाँ पे भी मैं यूज करूँगा और आगे डुअल नेचर में भी यूज करूँगा। हाँ, तो क्यू भी अपॉन में बी, ये सभी देखे थे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू भी आया था, तो क्यू भी लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में क्यू नीचे में क्यू है, तो इसको हम ऐसा कर देते हैं 2m³ अपॉन में q² b² कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं किया हमने, स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया। तो या तुम इतना ही याद रखो, रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा mv अपॉन में क्यू बी, ये तो कल ही बताया था, अंडर रूट 2m के क्यू बी और अंडर रूट 2m क्यू इंटू भी अपॉन में क्यू बी, बस इतना फॉर्मूला याद रखना है। और के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्या है काइनेटिक एनर्जी, ये सभी नोट करना है। भी क्या है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन जेई नीट में भी आया हुआ है और PYQ में भी है, ठीक है। भी क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और कुछ तो जानना नहीं है। और के इक्वल टू ये भी लिखना है क्यू इंटू भी। हाँ बोलो क्या। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में v वेलोसिटी है, हाँ और सेकंड वाले में थर्ड वाले में पोटेंशियल। हाँ, जैसे थर्ड वाला में एक क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, इस चीज को, ये भी क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और भी क्या है, वेलोसिटी। ये बुकलेट में नहीं है, ये तुमको नोट करना है, इसी फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, और कैसे निकाला वो सभी हमने बता दिया कि कैसे निकाला। जैसे ये तो कल ही बताया था, और ये भी कल में बताया था, आज मैं ये बता दिया कि के इक्वल टू क्यू इंटू भी क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और के क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सर आपने vf इक्वल vf स्क्वायर इक्वल टू qev अपॉन में निकाला था ना, वो लास्ट है लिखा था, वो मैं देख नहीं पाया। छोड़ो, उसकी जरूरी नहीं है, तुम ये लिख लो। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल तो लास्ट वाले, हाँ, एक्सेलरेटिंग, उसकी हमने बताया कि डेरिवेशन बता दिया कि कैसे आता है, उसकी कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट हम तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका हम कहीं यूज नहीं करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन का याद करा हुआ है। हाँ हाँ, वही कराऊंगा, यही कराऊंगा, इसी पे बेस्ट कराऊंगा, ठीक है। तुम पहले नोट करो। ये बैग उठाना है। और इस पे PYQ में भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो नोट कर लिए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, और एक ही नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। चलो, इसमें अगर कोई डाउट्स है तो पूछो। सिर्फ ये सब कुछ नहीं याद करना है तुमको, जो इनबॉक्स किया यही याद रखना है, ठीक है। वो सब का कहीं यूज नहीं है, जस्ट इसी चीज़ का यूज है। हमने ये बताया कि इसको, इससे हमने कैसे लिखा, जैसे अभी हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे लिखा, ये कहीं यूज नहीं है, जस्ट तुम ये फार्मूला याद रखो, सभी इसी का यूज है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में तो कल बताया ही था। हो गया, सबका फार्मूला लिख लिया। चलो लिखो, लिखो, ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन है,
ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 किलोवोल्ट केवी and acquire a speed of 1 into 10 to power 1.0 into 10 to power 6 meter per second. देखो ठीक से मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 किलो वोल्ट, दैट इज 12 into 10 to power 3 volt, and acquires a speed of, जब एक्सलरेट किया तो उसने स्पीड जो एक्वायर किया 1.0 into 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू क्या है? 1.0 into 10 to power 6 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। इट इज देन इंजेक्टेड परपेंडिकुलरली into magnetic field magnetic field 0.2 Tesla. Find the radius of circle. Find the radius of circle. निकाल के बताओ। अच्छा, पी वाई क्यू लेकर आए हो तुम लोग फोर्थ चैप्टर का? नहीं लेकर आए हो? अच्छा चलो इसको करके बता दो। देखो इस क्वेश्चन में एक्सलरेटिंग पोटेंशियल गिवन है 12 किलो वोल्ट के वी, दैट इज 12 into 10 to power 3 वोल्ट गिवन है। स्पीड गिवन है भी लिख देते हैं, स्मॉल भी लिख देते हैं, 1.0 into 10 to power 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और रेडियस हमको निकालना है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया ऐसे, और उसका रेडियस निकालना है। कुछ भी नहीं गिवन है, जो गिवन है वो कंप्लीट यही गिवन है। हो जाएगा। हर फॉर्मूले में चार्ज भी गिवन है। यहाँ तो हमें चार्ज पता है, आपने मास भी पता है। तो कुछ ऐसा बताओ जिससे चार्ज मास सब कुछ आ जाए। सर कुछ हमें मोमेंटम भी नहीं पता कि एमवी को रिप्लेस करके। अभी हमने लिखाया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू भी, ये लिखाया था, ठीक है। और ए कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ए में लिखाया था भी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, और स्मॉल भी क्या है, स्पीड है, तो स्पीड भी गिवन है। लेकिन सर हमें ना मास पता ना चार्ज। हाँ तो इस कुछ रिलेट करके इससे करो, इससे कुछ रिलेट करके निकालो कि क्या आएगा। अच्छा तो वही कहे ना कि कुछ माइंड तो लगाओ इसमें। जैसे अब हमको क्या चाहिए, एम बाई क्यू चाहिए, तो एम बाई क्यू इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, एम बाई क्यू इजकल टू हम लिख सकते हैं 2 भी अपॉन में स्मॉल वी स्क्वायर। अच्छा ये इसका ये तो आ गया, ये तो आ गया। अब इसमें रेडियस का फॉर्मूला होता है एम भी क्यू बी, ठीक है। तो ये तो आ चुका है, तो इसको लिख दो 2 भी अपॉन में भी स्क्वायर इंटू भी अपॉन में बी। इससे ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 कैपिटल भी अपॉन में स्मॉल भी इंटू बी, और ये सब कुछ गिवन है। तो 2 और ये कितना गिवन है 12 इंटू 10 टू पावर 3, और गिवन है 1.0 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 6, और ये कितना है 0.2। अब सोल्व कर दो,
ठीक है, और जो भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। समझ में आया कि कैसे किया हमने। अच्छा चलो जल्दी नोट करो, इजी इजी क्वेश्चन मैं देता हूँ। चलो हो गया। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। सर कुछ एक सेकेंड। कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अब देखो इजी क्वेश्चन मैं देता हूँ, एकदम इजी क्वेश्चन है, ये करके बता दो। ये तो थोड़ा मुश्किल था, एकदम इजी क्वेश्चन देख लो। पी वाई क्यू का क्वेश्चन नंबर 6 देखो। पी वाई क्यू तो लेकर आए नहीं हो, लेकर आना चाहिए जब भी क्लास हो तो पी वाई क्यू और बुकलेट जो दोनों लेके आना। मैं लिखा दे रहा हूँ, देखो ए चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी, लिखना चाहोगे या डाटा लिख लो। ए पी वाई क्यू का क्वेश्चन नंबर 6 है। ए चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस भी enters in a uniform magnetic field and move in a circle of radius small r। ठीक है, if v is doubled then the radius of circle will be। एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने v एक्सलेटिंग पोटेंशियल से एक्सलेट करके उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया, तो उसका रेडियस कितना है, r है। अगर हम मान लो कि एक्सलेटिंग पोटेंशियल को डबल कर देते हैं तो रेडियस कितना होगा, तो यही अभी हमने बताया था, r इक्वल टू अंडर रूट 2m³ अपॉन में QB। तो r डैश कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2m/q तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे 2b हो जाएगा और अपॉन में q इंटू बी हो जाएगा। अंडर रूट कर दो, इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, 2 डिवाइडेड 1 कर दो, 2 डिवाइडेड, रूट 2 टाइम हो जाएगा ये तो। तो r डैश इक्वल टू एकदम √2 टाइम्स हो जाएगा। r अपॉन r डैश अपॉन में r इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इसलिए r डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 r हो जाएगा। ये है तुम्हारा स्कूल के पेपर में, और ये तुम्हारे आया हुआ है 2020 के बोर्ड के पेपर में, 2020 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। अगर इसको फर्स्ट वाले से करेंगे mv by qb तब तो 2 टाइम्स आ रहा है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल v क्या है, एक्सलेटिंग पोटेंशियल की बने। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, ये तुम्हारे 19 में आया हुआ है। ए प्रोटॉन, a deuteron and alpha particle are accelerated through same potential difference। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। नहीं ये नहीं कराया था, ये तुम्हारा 19 का क्वेश्चन है। ठीक से लिख, पहले लिख देखो, ठीक से नोट करो। ए प्रोटॉन कोमा ए ड्यूट्रॉन एंड, ये पी वाई क्यू का क्वेश्चन नंबर 12 है, एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस and then subjected to a uniform magnetic field be perpendicular to the direction of their motion। यानी कि अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन को हमने सेम एक्सलरेटिंग पोटेंशियल से क्या किया, एक्सलरेट किया, उसके बाद में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। तो हमको कंपेयर करना है देयर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना है। बी पार्ट में है, इफ द रेडियस डिस्क्राइब्ड बाय प्रोटॉन इज 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द रेडियाई ऑफ पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। v पार्ट देखो मैं बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन ये है कि ए पी वाई क्यू का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, एक प्रोटॉन है,
एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। सबको हमने एक्सेलरेट किया भी पोटेंशियल से और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सबका काइनेटिक एनर्जी का हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था, फर्स्ट Q इंटू ई, सॉरी Q इंटू भी। अच्छा, तो प्रोटॉन के लिए लिख देंगे तो E इंटू भी हो जाएगा। अच्छा, ड्यूट्रॉन के लिए लिख देंगे तो भी E इंटू भी हो जाएगा। और के अल्फा पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, चार्ज कितना होता है, 2E होता है, पिछले क्लास में बताया था हमने, तो 2 इंटू भी होता है। तो ऐसे कर दो Kp इज टू के ड्यूट्रॉन इज टू के अल्फा इजकल टू 1 इज टू 1 इज टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रेडियस का फॉर्मूला, जैसे रेडियस होता है अंडर रूट 2m³ अपॉन में QB, ठीक है। तो जैसे RP लिखना है तो लिख दो अंडर रूट 2mp E इंटू भी अपॉन में E इंटू बी। R ड्यूट्रॉन लिखना है तो क्या लिख दोगे, 2md, और mp में क्या रिलेशन होता है, md इक्वल टू 2mp। देखो मैं पिछले क्लास में लिखाया था, ये सब चीज याद रखना है। तो 2mp और चार्ज तो यही होता है और v अपॉन में E इंटू बी हो जाएगा। और R अल्फा पार्टिकल बताओ कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 4mp 2E इंटू भी हो जाएगा अपॉन में 2E इंटू बी हो जाएगा। तो ये गिवन है तुम्हारा 5। अब इसको इसमें डिवाइड करके देख लो, ये कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और इसको कर देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे नहीं ये भी √2 टाइम्स से भी हो जाएगा। देखो ये 4 है और नीचे 2 है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 टाइम्स से भी हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है कि नहीं है, उसमें 8 है ना, कहाँ 8 है, नीचे में। तो 4 है तो इस 4 को इसको 2 से कैंसिल कर दो। अच्छा देखो यहाँ पे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स होगा सर, और यहाँ पे 2 नहीं है, सर वो 2 ही हो गया ना, 2 ही हो गया ना। 2 ही से 2 ही कैंसिल हो जाएगा, तो फिर एमपी भी तो सर 4 टाइम्स। अच्छा चलो तुम इसको कैंसिल करके ये हो जाएगा तुम्हारा 2mp 2e और v अपॉन में कितना हो जाएगा, e इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो मैं करता हूँ, वो 2 भी एक 2 रहेगा ऊपर। अच्छा एक इसको 1 ले लिया, इसको इक्वेशन हमने 2 ले लिया, और r अल्फा इक्वल टू हमने 3 ले लिया। 2 आएगा इस थर्ड इक्वेशन में, 2 आएगा इस बार। कैसे 2 आएगा, 4mp तो 4 का अगर स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये नीचे 2 है तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 स्क्वायर रूट के अंदर है ना, समझ में आया कि कैसे किया। अब चलो देखो मैं ऐसे करता हूँ, 2 डिवाइडेड 1 करता हूँ, 2 में डिवाइड कर दिया हमने 1 से, तो RD अपॉन में RP हो गया, और RD में देखो कितना है, ये EB तो को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो 2mp E इंटू भी लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं 2mp E इंटू भी, तो ये भी से भी, mp से mp, 2 से 2, तो कितना हो जाएगा √2, यानी कि RD इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 RP हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √2, और ये कितना है, 5 है। तो RD इक्वल टू, अब इसको सोल्व करके इतना सेंटीमीटर लिख दो, समझ गए। और 1 3 को डिवाइड करके निकाल लो कि कितना आएगा। ये R अल्फा में ये 2E भी है, हाँ 2E भी है, थोड़ा अपना माइंड लगाओ।
ठीक है। सर एक पूरा क्या रूप में ये तो ये भी नहीं। ये और अभी रिसेंट ईयर का जेई का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन दिखाऊं तो इस पे भरा पड़ा है क्वेश्चन। इसको इतना से पोटेंशियल से कर दिए, इसको इतना से कर दिए, एक्सलेट कर दिए, फिर प्रोजेक्ट किए तो उसका रेडियस का रेशियो निकालो, इसका टाइम पीरियड का रेशियो निकालो, ये बहुत सारा क्वेश्चन है। इसलिए जेई नीट कुछ नहीं है, ये पढ़ लिए तो 50% जेई नीट का तैयारी हो गया। अभी मैंने 50% थोड़ा मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है, एच सी वर्मा का अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो कराऊंगा, फिर पीवाईक्यू में जो अच्छे हैं वो कराऊंगा। इसको इग्नोर मत करो, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक, दूसरा टॉपिक करते हैं, पीवाईक्यू फिर कराऊंगा। तुम अब नेक्स्ट क्लास में तुम लोग पीवाईक्यू और बुकलेट जरूर लेकर आओगे, समझ गए। पीवाईक्यू और बुकलेट जरूर लेकर आओगे। चैप्टर 2 का भी चैप्टर 2, अच्छा पहले 3 तो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद चैप्टर 2 होगा। अच्छा सुनो, एक और चीज़ हमने बताया, देखो मैंने पिछले बार में हिस्ट्री बताया था कि पहले ये माना जाता था कि जैसे मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडाइनमिक्स में कोई रिलेशन नहीं है, वो तो बिल्कुल अलग अलग टॉपिक है ना। जैसे तुम्हारा वेव बिल्कुल अलग है, थर्मोडाइनमिक्स बिल्कुल अलग है ना। तो उसी तरह से समझा जाता था कि इलेक्ट्रोडाइनमिक्स और मैग्नेट ये दोनों क्या हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल, उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिलेट करके निकाला, बताया, और ये बताया कि ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। और बहुत सारा 5 रिलेशन उन्होंने निकाल के बताया जो कि कॉलेज में पढ़ना है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं चीज़ है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैट से बताते हैं कि कैसे रिलेटेड है, और तुम लोग जवाब दोगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? स्टेशनरी चार्ज। अच्छा, स्टेशनरी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक क्या होता है? मूव करेगा। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? स्टेशनरी चार्ज। अगर स्टेशनरी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। मैग्नेट का सोर्स क्या है? या करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उस पर फोर्स लगा, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, क्यू वी क्रॉस वी और आई एल क्रॉस वी। करंट कैरिंग कंडक्टर पे बताया था आई एल क्रॉस वी। अच्छा, स्टेशनरी चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसके लिए 2 फार्मूला है। एक फार्मूला क्या है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये किसके लिए अप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज के लिए। और बहुत सारा चार्ज हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई? गॉस लॉ करते हैं। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का 2 फार्मूला है, एक है बायोट-सवार्ट लॉ और दूसरा है एम्पियर सर्किट लॉ। तो बायोट-सवार्ट लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है? बायोट-सवार्ट लॉ इज अप्लीकेबल फॉर थिन कंडक्टर, और एम्पियर सर्किट लॉ इज अप्लीकेबल फॉर थिन एज वेल एज थिक कंडक्टर। जैसे गॉस लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज के लिए भी अप्लीकेबल है और लार्ज नंबर ऑफ चार्ज के लिए भी अप्लीकेबल है। सिमिलरली एम्पियर सर्किट लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है? थिन कंडक्टर के लिए और थिक कंडक्टर के लिए, दोनों के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि बायोट-सवार्ट लॉ। ये सिर्फ थिन कंडक्टर। हाँ, थिन कंडक्टर के लिए। चलो लिखो, अब वहां पे पढ़े, लिखो बायोट-सवार्ट लॉ, BIOT। सर एम्पियर वाला आ गया है। हाँ, इसके बाद एम्पियर वाला आएगा। पहले कूलम्ब्स लॉ था या पहले गॉस लॉ था? कूलम्ब्स लॉ, तो फिर उसके बाद में बायोट लॉ। तो इसने कैसे किया? इसने एक्सपेरिमेंटली किया। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, तो पहले सुनो, आपस में बात मत करो, 2 टाइम्स रूट 2 टाइम्स। बायोट-सवार्ट लॉ देखो बुकलेट में पेज नंबर 11, पेज नंबर 10 और 11 गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। ठीक है,
तो बायोट सबार्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक कंडक्टर लिया, उससे सम डिस्टेंस पे, पेज नंबर बुकलेट में देखो ना, पेज नंबर 10-11, तो बायोट ने क्या किया, बायोट सबार्ट ने क्या किया कि कोई एक कंडक्टर लिया, फाइनाइट कंडक्टर लिया, जैसे मान लो कि इसका नाम हमने दे दिया AXY, ठीक है, इसमें मान लो कि करंट है I, और इस पॉइंट पे एक P पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, करंट एलिमेंट छोटा सा लिया, यानी कि IDL, एलिमेंट मतलब कि छोटा लेंथ DL, और करंट एलिमेंट IDL, ठीक है, और इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से इन्होंने R एज्यूम किया, पोजीशन वेक्टर R है, और I और इस R के बीच में एंगल हमने ले लिया थीटा, यानी कि DL और L के बीच में, R के बीच में एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है। तो इन्होंने ये पाया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड DB क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि I को इंक्रीज कर रहे थे, I को हमने डबल कर दिया, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो गया, ठीक है। और DB इज प्रोपोर्शनल टू DL, अगर लेंथ को हमने इंक्रीज किया तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो गया, और DB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जैसे थोड़ा डिस्टेंस अवे गए तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस कम हो गया, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, यानी कि DB का जो डायरेक्शन था परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ DL वेक्टर एंड R वेक्टर, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। सर ये आइडियल XY के बाद ये P पॉइंट पे हमने क्या निकाला है, ये DB और DL में कैसे, और ये थीटा मतलब, सुनो मैं बता रहा हूँ कि देखो, उन्होंने बायोट सबार्ट ने ये देखा कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, करंट को हमने डबल कर दिया, हाँ बोलो, करंट कैरी कहाँ हो रहा है, X से कहाँ जा रहा है, तो करंट ऐसे मान लो कि कोई कंडक्टर है, कहाँ जा रहा है उससे क्या मतलब है हमको, नहीं ये दो लाइंस, ये दोनों कंडक्टर है, नहीं ये तो P पॉइंट है, ये तो हमने पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस दिखाया हुआ है, कंडक्टर तो ये है, करंट तो इसमें फ्लो कर रहा है। कंडक्टर और P के बीच। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लिया DL, और इस DL से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R है, वो हमने लिया, तो DB इज प्रोपोर्शनल टू I DL और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो ये क्या होता है, डिक्रीज करता है, और DB क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन होगा, तो उसका डायरेक्शन इस DL और R के परपेंडिकुलर होगा। सीधा नहीं हो गया, कैसे सीधा, सेकंड वाली कंडीशन ये DB और DL, तो वही मैं बताया कि P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हुआ वो प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ DL और R, थीटा जो बनेगा वो हाँ 90 बनेगा, 90, वो कोई ज़रूरी नहीं है 90 है, पहले ये देखो, पहले समझ गई, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो प्लेन ऑफ DL और R अगर दिया हुआ है तो ये यहाँ पे तो हमको ये बताना पड़ेगा कि DB इज प्रोपोर्शनल टू I, ऐसे लिख सकते हैं DL क्रॉस R, अगर मैं कर दूं तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, DB इज प्रोपोर्शनल टू DL क्रॉस R, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा ना, DB इज परपेंडिकुलर टू DL एंड DB इज परपेंडिकुलर टू R, दैट मीन्स DB इज परपेंडिकुलर टू DL, प्लेन ऑफ DL एंड R, तो 90 तो बना, क्या 90 तो बनेगा, थीटा तो यानी कि हाँ इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे होगा, तो एक ऐसे हम बता दिए कि थीटा 90 डिग्री है, जैसे P पॉइंट पे ऐसे होगा, जैसे इसका डायरेक्शन क्या है, R के परपेंडिकुलर है और DL के परपेंडिकुलर, क्योंकि DL और R क्या है, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके, और ये सब कुछ नहीं NCERT में दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है कि DB इज प्रोपोर्शनल टू I DL क्रॉस R अपॉन में R3, और वैसा ही मैं लिखाया हूँ, और DB
जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या देते हैं, कोई कांस्टेंट देते हैं। देखो यहाँ पे मैं बुकलेट में लिखाया हूँ, एक बार तुम लोग देख लो एक बार। कंसिडर ए फाइनाइट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करेंट आई एंड डीएल विद ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायोट सवार्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड डीबी एट पॉइंट पी इज प्रोपोर्शनल टू करेंट elemental length dl and inversely proportional to a square of distance r. It is directed perpendicular to the plane of r and dl where r is displacement vector। तो dv इक्वल टू डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कोई कांस्टेंट देते हैं। अच्छा सुनो, आर क्यू कैसे आएगा, चलो पहले इतना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अभी मैं बताता हूँ। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट देते हैं, तो इसमें कांस्टेंट हम देते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये कांस्टेंट हो गया। और इसमें हम लिख देंगे आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसको हम खोल देते हैं, तो डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। और देखो आई डी एल और आर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन में कितना लिख देंगे, आर क्यूब लिख देंगे। तो ए आर और इसमें से कैंसिल आउट होकर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो डी बी इजक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर आ गया, 1 अपॉन में आर स्क्वायर। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना था, इसलिए हमने आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था यहाँ पे। आर वेक्टर से होगा ना, फिर तो एक ऊपर आर वेक्टर से नीचे। तो मैग्नीट्यूड लिखा, उसका डिस्टेंस लेते हैं तो क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं। तो मॉड चाहो तो तुम आर वेक्टर को मॉड ऐसे लिख दो या सिंपली इसको आर लिख दो, ठीक है। तो चलो लिखो, बायोट सवार्ट लॉ लिख लो और उसके बाद में इस फिगर को बनाओ, ठीक है। अब इसके प्रोपोर्शनल टू होता है, इसमें मैं क्या समझाऊंगा, ये तो तुमको याद ही करना पड़ेगा। आइडियल जैसे आई क्या है, करेंट है, डीएल क्या है, एलिमेंट लेंथ है, और उसमें जब आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो करेंट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो लिखो, मैं लिखाता हूँ अभी, ठीक है। बायोट सवार्ट लॉ लिखो, उसके बाद में इसको बनाओ। बुकलेट बंद करो, बुकलेट बंद करो। वेक्टर फॉर्म में करें तो फिर वो वाला होगा जो आपने इधर से सेकंड लिखा है, और अगर उसमें देखो तो ये वाला होगा। पहले इस डायग्राम को बना लिए, लिखो कंसीडर ए फाइनाइट नहीं, पहले इस फिगर को बना लो। देखो कंसीडर ए फाइनाइट कंडक्टर एक्स वाई, कंसीडर ए फाइनाइट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करेंट आई, कैरिंग करेंट आई, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू elemental length dl at point p is proportional to current comma elemental length dl and inversely proportional to a square of distance between
DL and point P, DL and point P, फुल स्टॉप, पैराग्राफ लिखना। अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट लॉ, DB इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखो ऐसे है, DB इज प्रोपोर्शनल टू दिस, DB इज प्रोपोर्शनल टू IDL क्रॉस R अपॉन में RQ। और फिर नीचे लिखो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन में RQ। वेयर एप्सिलॉन क्या होता था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम। तो वेयर म्यू नॉट, हाँ, एप्सिलॉन नॉट, वेयर म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी PERMEABILITY, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी से समझ गया ना, वो परमिटिविटी है, कंफ्यूज मत होना, परमिबिलिटी है। फ्री स्पेस, जैसे वो कांस्टेंट है, वो इसी तरह से भी कांस्टेंट है। परमिबिलिटी ये बताता है कि जैसे परमिटिविटी ये बताता है कि कितना किसी स्पेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, वो भी बताता है कि किसी मीडियम से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा। अगर किसी मीडियम का परमिबिलिटी ज़्यादा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, कम पास होगा, कम पास होगा। जैसे मान लो कि जिसका एप्सिलॉन नॉट जैसे ज़्यादा होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम पास होता है या ज़्यादा पास होता है, कम पास होता है। तो उस तरह से यहाँ भी है, अगर जिसका ज़्यादा होता है उससे कम होता है, ठीक। हाँ, फिर भी कम होता है। अच्छा चलो आगे मैं बताऊंगा कि कैसे, ठीक है। एक चैप्टर है तुम्हारा, इसके आगे है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, वहाँ पे हम बताएंगे कि इसका रिलेशन क्या है। एक टर्म होता है ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। हाँ, ससेप्टिबिलिटी केमिस्ट्री में भी शायद है ना, नहीं है, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस इतना ही, ये समझ लो कि म्यू नॉट क्या है, बस परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, बस इतना ही जानो अभी। और म्यू नॉट की वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू होता है 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट, या तो तुम ये याद रखो, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू होता है 10⁻⁻7, और इसका यूनिट तुम खुद निकाल लो, निकालो क्या होगा, निकालो तो क्या होता है। तो देखो DB R² अपॉन में IDL कर दो, तो यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, DB R², DB R² अपॉन में IDL साइन थीटा। तो ये कितना हो जाता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में मीटर इंटू एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कैंसिल आउट कर दो, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और देखो बुकलेट में ये लिखा हुआ है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में इसमें अगर कोई डाउट्स है तो पूछो। क्या? जो ये थर्ड वाला स्टेप है, हाँ, इसमें हमने IDL R sin थीटा दोनों समझ गए कि क्रॉस प्रोडक्ट को हटा के हमें कर दिया। हाँ, नीचे R क्यूब तो था ही, बट R स्क्वायर
तो एक आर यहाँ पे है, जैसे आर, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसके बाद में ए लिखने के बाद में उसके बाद में ए लिख देना है। और ये कैसे आया तुम लोग खुद सोल्व कर लो उसको कि कैसे। ठीक है, अभी एप्सिलॉन नॉट को, म्यू नॉट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, म्यू आर भी होता है, जैसे वहाँ पे होता है ना एप्सिलॉन आर, तो म्यू आर भी होता है। वो सब चीज़ हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एकदम म्यू आर हो जाएगा। और क्या होता है वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। ससेबिलिटी, बहुत सारा रिलेटिव परमिबिलिटी, बहुत सारा टर्म वहाँ पे डिस्कस करना है मुझे। ठीक है, एनसीईआरटी लाए हो तो एनसीईआरटी लाए हो तो बुक खोलो, तो थोड़ा बुक खोलो। तो देखो यहाँ पे देखो, ये चैप्टर में यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। एक एक चाय कप्पा क्या है, ये सब देख रहे हो ना। म्यू आर क्या चीज़ है, देख रहे हो ये सब, ये म्यू आर देख रहे हो, ये सब म्यू आर क्या दिया हुआ है सब। तो इस यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लो, वो तो मैंने दिखाया। नेक्स्ट टॉपिक चलो देखो, लिखो रिलेशन बिटवीन, हाँ, म्यू नॉट अपन में 4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट याद रखो 10⁻⁷। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन, देखो जो जिस टॉपिक पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है ना, जैसे अभी जो मैं लिखाया हूँ एक्सलेटिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, इस पे करो। इस पे मेनी क्वेश्चंस है, इस पे नहीं। अब इससे पहले जो मैं कराया हूँ, हाँ, अब इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, ये क्या चीज़ है। अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़े उसमें था कि डिफाइंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कभी था। तो कुछ चीज़ ऐसा होता है जिस पे ज़्यादा स्ट्रेस देना होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उस पर ज़्यादा करो ना। अब जैसे अब वैसे टॉपिक को तुम पढ़ने लगे जो बिना काम का है, तो ऐसे ऐसे ले लोगे तो बहुत सारा हो जाएगा। आज जिस दिन तुम जेई का देने जाओगे ना पेपर या नीट का, उस दिन एक चैप्टर पढ़ के नहीं जाना है। 2 साल का फिजिक्स, 2 साल का केमिस्ट्री और 2 साल का मैथ्स पढ़ के जाना है। ये देख रहे हो ना, अभी एक चैप्टर का टेस्ट हुआ तो इधर 2 नंबर छूट गया, उधर 2 नंबर कट गया। आज जिस दिन इतना पढ़ के जाना होगा ना, उस दिन पता चलेगा कि, उस दिन तो होगा कि इधर कुछ रह गया, इधर कुछ रह गया। तो अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए अभी अगर समझना चाहो तो अभी समझ लो। वैसे टॉपिक पे फोकस करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि कुछ ऐसा टॉपिक है जिससे रेयर केस में कभी पूछा जाता है, तुम उसमें उसमें मत उलझो, उस टॉपिक को कवर करो जिससे रेगुलर इंटरवल में उसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अब जैसे कैपेसिटर से कोई ऐसा सेट नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब डाइलेक्ट्रिक्स पर तुम कमांड करने लगोगे कि डाइलेक्ट्रिक्स पे रिसर्च करने लगोगे तो उस पर तो रह जाओगे। इसी तरह से कैपेसिटर पढ़ो, फिर उसके बाद में किरचॉफ लॉ पढ़ो, ये कम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ो, इस सब से क्वेश्चन एकदम आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद में गॉस लॉ पढ़ो, 100% क्वेश्चन उससे आएगा ही आएगा। तुम जेई दो, नीट दो, जो भी दो, उससे आएगा। ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दो। अब छोटे छोटे बटन पे ये कैसे आ गया, ये आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैसे आ गया, तो ऐसे दिया हुआ मैं एक्सपेरिमेंट करके तो बताऊंगा नहीं कि हाँ ऐसा आता है। ठीक है। अच्छा नहीं, चलो कोई कुछ नहीं। अच्छा चलो लिखो, इसलिए वो सब टॉपिक पे स्ट्रेस दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और काम का चीज़ है। लिखो एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। क्या मैं बताया, एप्सिलॉन नॉट भी जानते हो और म्यू नॉट भी अभी जान लिए। क्या था रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। चलो तुम लोग करके बताओ तो।
और ये किसने रिलेट किया था, तो ये रिलेट किया था मैक्सवेल ने। और तब जैसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केवेंडिश, जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया था, क्या, और इन्होंने मैक्सवेल ने इस रिलेशन से बता दिया, जैसे ये बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो कुछ नहीं है, जब दोनों का स्पीड सेम आ गया तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब से प्रूव्ड हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक क्या दोनों सेपरेट चैप्टर नहीं है, वो दोनों इंटर रिलेटेड है। चलो रिलेशन करके बताओ तुम लोग, या मैं करके बताऊं, जल्दी बताओ। हाँ तो तुम लोग थोड़ा करो। और फोर्स और उसमें देखो ऐसे कर दिया, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट अगर मैं कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर दिया हमने। अच्छा इसको हम ऐसा कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया इंटू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है, तो एक इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 9 इंटू 9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻7, तो इसको हम फर्दर हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻, कितना लिख सकते हैं, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 10⁸ का, और ये कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट अपॉन में सी स्क्वायर, यही रिलेशन होता है, या सी इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। बट आपने मल्टीप्लाई मतलब के को आपने उससे, तो देखो ना हमने इसी से रिलेट कर दिया कि इसको हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और हमने ला दिया कि सी इक्वल टू दिस, या एप्सिलॉन नॉट म्यू इक्वल टू 1 अपॉन में सी स्क्वायर। और इससे जो स्पीड ऑफ लाइट आता है और जो कैवेंडिश ने मेजर किया, दोनों क्या आया, सेम आया। और जेई में भी और नीट में भी पूछा हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट का डायमेंशन बताओ, तो अगर ऐसे निकालोगे एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट तो देखो कितना टाइम लगेगा। अगर ये रिलेशन डायरेक्ट याद है तो तुम इजीली कर सकते हो। जैसे एक पूछा हुआ है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन बताओ, ये क्या चीज़ है, इसका डायमेंशन बताओ। डायमेंशन हाँ न्यूटन, तो मैं एनर्जी डेंसिटी पढ़ाया था कैपेसिटर में, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का कितना होता है, mL²T-2, और वॉल्यूम का LQ, तो mL-1T-2। और नहीं तो तुम एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट को बोल के इसमें पुट करोगे तो समझ लो कि कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे जैसे अगर इसका दोनों का डायमेंशन पूछे चाहे इसका पूछे, तो अगर ए रिलेशन याद है तो तुम 2 मिनट में कर सकते हो। समझ में आया कि कैसे किया। तो ये याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला ही याद रखना है, बस एक फार्मूला याद रखना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 4.5, एग्जाम्पल 4.5, नहीं तो बुकलेट में पेज नंबर 12 पे गिवन है, देख लो। हो गया। देखो इसमें गिवन है एक एन एलिमेंट डीएल इक्वल टू गिवन है, ये है तुम्हारा एग्जाम्पल 4.5, डी एल इक्वल टू गिवन है डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड कैरीज करेंट आई इक्वल टू गिवन है 10 एम्पियर। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस
यानी कि y इक्वल टू कितना गिवन है 0.5 मीटर और डेल्टा x इक्वल टू गिवन है 1 सेंटीमीटर दैट इज 10⁻²। मीटर गिवन है और इसमें फिगर ऐसे गिवन है, यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे y है और यहाँ पे पॉइंट P है और ये डिस्टेंस गिवन है 0.5 मीटर गिवन है, ठीक है। और इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ये है तुम्हारा डेल्टा x और P पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। हाँ इतना सा छोटा सा लेंथ है, आई डी एल के जगह पे इतना लिखेंगे, समझ में आया। तो देखो जैसे डीएल वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप में लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और आर वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.5 जे कैप में लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर क्यूब और मॉड आर दैट मीन्स आर इक्वल टू कितना है 0.5 मीटर, ठीक है। तो इशू को अब हम कर देते हैं, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, अच्छा आई डी एल को हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप क्रॉस आर 0.5 और डेल्टा एक्स भी लिखिए देता हूँ यहाँ पे, डेल्टा एक्स कितना है तुम्हारा 10⁻²। और करंट भी लिख देता हूँ 10 × 10⁻² आई और जे कैप, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको भी लिखिए देता हूँ, इसको भी 10⁻7। अब इसको इस साइड लाओ, तो वही लिख रहा हूँ मैं भी 0.5 का क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब इसको 10 टू पावर हम लिख सकते हैं -8 × 0.5, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब और आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा के कैप हो जाएगा, ठीक है। और इससे इसको कट कर दो तो 2 आ जाएगा और सोल्व करके जो भी आए आंसर लिख दो। समझ गए कि के कैप कैसे हो जाएगा। हाँ तो के कैप होता है और इसको सोल्व कर दो, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। जो करंट है और जो वो है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो डेफिनेटली अभी मैं क्या बताया कि लेंथ तो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसको हम वेक्टर लेते हैं, तो फिर डायरेक्शन क्या होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा, तो लेंथ और करंट का डायरेक्शन सेम होगा। और dB क्या होगा dl और r के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो dl और r दोनों इस बोर्ड के प्लेन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा उसका परपेंडिकुलर नहीं होगा। चलो इसको सोल्व करो और अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ। एक थोड़ा मुश्किल एप्लीकेशन है, चलो जल्दी नोट करो, इस एप्लीकेशन को करा दूंगा मैं आज। इसमें डीएल का डायरेक्शन ऐसे गिवन है और आई का डायरेक्शन भी ऐसे गिवन है, देखो उसमें गिवन है। करंट का डायरेक्शन देखो ना गिवन है इसमें, ठीक है। उसके बाद में लिखो एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ, और बायोट-सवार्ट लॉ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसका डेरिवेशन है।
लिखो एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ। एकदम इम्पोर्टेंट है। और बायोट-सवार्ट लॉ जो लिखा है वो भी इम्पोर्टेंट है, और एप्लीकेशन अभी जो मैं लिखा रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ इससे पहले मैं कराऊँ उससे पहले कुछ मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लो कि एक करंट कैरिंग लूप ऐसे है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। दूसरा करंट कैरिंग लूप ऐसे है, इसमें करंट ऐसे तुम्हारा फ्लो हो रहा है। और तीसरा करंट कैरिंग लूप कुछ ऐसे हैं जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। और चौथा करंट कैरिंग लूप ऐसे है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ये क्या है? वो आपने डॉटेड वो प्लेन चेंज करने के लिए बनाया ये क्या है? ये दोनों सर्कल क्या है? इस बोर्ड के प्लेन में है, और प्लेन चेंज करने के लिए। और ये क्या है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो डॉटेड है इसका मीनिंग इस बोर्ड के अंदर है, और जो ये सॉलिड है वो बोर्ड के बाहर है। ठीक है, तो देखो इसके चलते जैसे इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और इस पी पॉइंट पे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो बताओ कि इसके चलते कैसे होगा? ये तो पक्का है कि हाँ डायरेक्शन करना है। तो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं DL, और ये ले लेते हैं हमने क्या, R ले लिया। ये तो पक्का है कि DL और R के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। तो देखो इसको जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस ले लिया, जैसे मान लो कि तुम एक्स वाई से समझते हो, तो इसको हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, इसको हमने वाई ले लिया। ठीक है, तो आई डी एल किस डायरेक्शन में है, एक्स में है, और आर किस में है, वाई में। यानी कि इसमें डीबी का डायरेक्शन क्या होगा, आई क्रॉस जे के कैप। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा बाहर की तरफ। इसमें देखो, इसमें जैसे इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिए तो तुम्हारा ये तुम्हारा आर हो जाएगा, और आई डी एल इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि माइनस आई कैप। तो डी बी डी एल का डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अंदर की ओर। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब तुमको एक और कन्वेंशन राइट हैंड थंब रूल अपनाना है कि अपने कर्ल को क्या करो कि करंट के डायरेक्शन में मूव कराओ। कर्ल को अपने करंट के डायरेक्शन में मूव कराओ। इसमें तो ऐसे हम करा नहीं, ऐसे तो करा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड हो जाएगा। समझ गए? तो अब बार बार एक कन्वेंशन से अपना आप तो समझ लिए। अभी सोलेनॉइड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज पढ़ो। जैसे इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो करंट के डायरेक्शन में अपने कर्ल को मूव कराओ। कर्ल को ऐसे मूव कराएं तो थंब का डायरेक्शन क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। इसमें तो ऐसे कर नहीं सकते, तो हम ऐसे करेंगे तो अंदर हो रहा है। तो या तो कर्ल से या नहीं तो इससे बना लो। ठीक है, समझ में है कि नहीं? अच्छा, इसमें कैसे होगा, देखो इसमें, देखो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे। समझ में आया? तो ऐसे देखो हम ऐसे हैं, करंट उसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे। तो हम ऐसे करेंगे अपने हाथ को, तो इसमें करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, यानी कि ऐसे। तो फिर ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो अब जल्दी से अगर इसमें आई जे करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अब समझ गए मैं आया कि कैसे करना है। अब तुमको कर्ल से, जैसे करंट के डायरेक्शन में इस कर्ल को घुमाओ। अगर कॉपी के प्लेन में है तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, अगर कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो फिर ऐसे घुमाओ। ठीक है, तो ऐसे किए तो इसमें ऐसे हो जाएगा, इसमें ऐसे करेंगे तो ऐसे तो कर नहीं सकते, तो ऐसे करेंगे तो इसमें ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ही 3 डायमेंशनल है, तो इसमें कर लेना है कि कैसे होगा, समझ में है? अच्छा, अब एप्लीकेशन मैं बताता हूँ, और यहाँ फिर से मैं बता दूँ कि डीबी का डायरेक्शन क्या होगा, आर और डीएल के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो चलो ये करो। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो, मैग्नेटिक फील्ड। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उससे पूछो।
अब सोलेनोइड पूछने लगे, सोलेनोइड। वो हाथ घुमा के हाँ तो वहाँ पे जब चलेंगे सोलेनोइड कितने जानते हो तुम लोग सोलेनोइड क्या होता है? पूछो क्या होता है सोलेनोइड? हाँ 10th में था सोलेनोइड। सोलेनोइड इसी में है, सोलेनोइड यहाँ पे है, देखो सोलेनोइड यहाँ पे। तो जब हम चलेंगे यहाँ पे, अभी सोलेनोइड में बताने लगूँ तो आधा बजे तो समझेंगे नहीं, इसलिए सोलेनोइड पे हम चलेंगे, वहाँ पे बात करेंगे। क्या लिखें? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करेंट लूप। एप्लीकेशन ऑफ बायोड सवाटला है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है। अब जैसे अगर मान लो कि हमने सर्कल ऐसे बना दिया तो इसका एक्सिस तो ऐसे बनाना पड़ेगा, तो एयर में हम एक्सिस कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसलिए सर्कल को हम, सर्कुलर लूप को हम ऐसे बनाते हैं, और तब एक्सिस हम क्या बना देंगे? इसी पे बना देंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मान लो कि करंट ऐसे हमने ले लिए, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, इसका रेडियस देखो, रेडियस क्या लिया हुआ है? आर लिया हुआ है, हाँ आर ही ले लेते हैं, इसका रेडियस आर ले लेते हैं। ठीक है, इसका रेडियस आर ले लेते हैं, इसका सेंटर हो गया ओ, और ये मान लो कि पी पॉइंट यहाँ पे है, और ये ओ से पी पॉइंट का डिस्टेंस मान लो कि एक्स ले लेते हैं। एनसीईआरटी में जैसे लिया हुआ हमने भी एज्यूम किया वैसे ही। ठीक, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम तो अब आने वाला है। देखो, एक हम यहाँ पे डीएल एलिमेंट लेते हैं और एक डायमेट्रिकली अपोजिट डीएल एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, यानी कि देखो ये कुछ ऐसे हैं, यहाँ पे देखो ये लूप कुछ ऐसे हैं, है ना, और यहाँ पे डीएल एलिमेंट, और ये हमने ले लिया आर। ठीक है, तो डीएल देखो ऐसे हैं, जैसे ये मान लो कि लेंथ ऐसे हैं, और ये मार्कर क्या है? आर है, और ये कितना है? डीएल है। तो ये बताओ डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है? ये जो है, ये है तुम्हारा, मान लो कि सर्कल हो गया, और एक छोटा सा लेंथ हमने लिया डीएल। सुनो 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 सुनो, इससे फिगर पता नहीं चलेगा। इससे तुम यहाँ पे देखो, जैसे एक क्या लिया हमने? डीएल ले लिया, और ये मार्कर क्या हुआ? एल हो गया। तो इसके बीच में एंगल बता दो कितना होगा? 90 होगा, 90 होगा। अच्छा सुनो, देखो पहले ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि ऐसे हो गया, ये तुम्हारा ये सर्कल बनाया हमने, इसके हिसाब से बनाया। हाँ इसके हिसाब से हमने। अब ऐसे तो हम करेंगे तो फिर दिखेगा क्या? और ये तुम्हारा आर हो गया, तो ये डीएल और आर के बीच में एंगल बनाना है, 90 ही होगा। इसमें तो दिखेगा नहीं, लेकिन 90 होगा। अभी तो 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसमें कैसे दिखेगा? अब जैसे मान लो कि एक हमने सर्कल ले लिया, जैसे एक हमने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, यहीं पे बनाता हूँ। ठीक है, और ये तुम्हारा डीएल हो गया, और ये आर हो गया। आर कुछ ऐसे किए, बताओ कितना एंगल बना रहा है? इस प्लेन और मार्कर के बीच में एंगल कितना है? जैसे ए डीएल हो गया, और इस मार्कर के बीच में नहीं, पूरा ये जैसे इसके साथ नहीं देखना है, ये डीएल, जैसे डीएल यहाँ पे थोड़ा बना दिया ऐसे, डीएल ये हो गया, और मार्कर ये हो गया। तो 90 तो नीचे वाला नहीं नहीं, बेस नहीं, देखो ये एंगल देखना है, ये और ये एंगल देखना है। जैसे मार्कर हो गया, पेन दिखाओ, ये मार्कर थोड़ा बड़ा है, पतला पेन दिखाओ। ये बताओ अब इस पेन और ये जो बोल्ड है उसके बीच में एंगल कितना है? सीधा क्यों करेंगे? ऐसे भी करेंगे, चाहे सीधा भी करेंगे तो भी 90 है, ऐसे करेंगे तो भी 90 है, ऐसे कर दिए तो भी 90 रहेगा। प्लेन के साथ नहीं, देखो इसके साथ बनाना। जैसे ये बताओ ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल
ए वाला एंगल कितना है बताओ, ए वाला एंगल 90 ही होगा। आप देखने से नहीं, टैंजेंट नहीं है, कौन ये टैंजेंट नहीं है, ये जो बना रहे हैं ये तुम्हारा टेंजेंट ही है। नहीं, आर और जो डीएल कनेक्ट कर रहा है हाँ। वो एक तरीके का टैंजेंट नहीं है। वो ऐसे है जैसे ये तुम्हारा आर है और ये तुम्हारा मैं कह रहा हूँ जैसे ये सर्कुलर लूप है, अब जो डीएल है और जो आर है वो एक टैंजेंट है ना। डीएल क्या टेंजेंट के लॉन्ग है। टैंजेंट आर जो आपने बनाया है, हाँ। वो tangent है ना। हाँ उस पे टेंजेंट ही होगा, डीएल पे 90 डिग्री हो गया। 90। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ए ऐसे है, ये देखो ये तुम्हारा ऐसे है, ये हो गया डीएल और इसके बीच में हमको एंगल देखना है, इसके बीच में, तो ये तुम्हारा 90 होगा। ठीक है। 90 तो ये होगा, ये होगा 90, ये होगा 90, ऐसे पकड़ है। अच्छा चलो ये देखो, ये बन रहा है ना। देखो जैसे ये ऐसे मैं आर को ऐसे भी एज्यूम कर सकता हूँ। नहीं वो सुनो, देखो सुनो, एक मिनट सुनो, मैं फिर से बताता हूँ, इससे समझो। ए हो गया तुम्हारा सर्कल और ये हो गया आर। अब इसके बीच में एंगल बताना है कि कितना होगा, 90 ही होगा। तो अब 3 डायमेंशनल फिगर है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है, और 90 ही होता है, 90 ही होगा। ठीक है। अच्छा सुनो, अब इस डीएल के चलते, यहाँ पे देखो, इस डीएल के चलते इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, और वो क्या होगा, आर पे परपेंडिकुलर होगा, आर पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे एक छोटा सा हमने एलिमेंट ले लिया डीएल, तो इसके चलते हमने ऐसे किया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, आर पे परपेंडिकुलर होगा, डीबी। और एक हमने ऐसे ले ड्रॉ कर दिया, यहाँ भी क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, डीबी ऐसे होगा। ठीक है। चलो बुक में मत देखो, यहाँ पे देखो। अब मैं ये 3 डायमेंशनल फिगर है तो ऐसा ही तुमको समझना पड़ेगा। अगर इस एंगल को हमने थीटा ले लिया तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। सर ये डीबी डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा ना। डीबी डीएल के एकदम डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा। और अब डीएल तो यहाँ पे है, देखो ये ऐसे है, अब मैं कैसे कुछ है तो नहीं कि अब ऐसे है, और आर के परपेंडिकुलर है और डीबी के भी परपेंडिकुलर। ठीक है। इस एंगल को थीटा ले लिया तो ए एंगल कितना होगा, 90 माइनस अच्छा ए एंगल कितना होगा, थीटा। ये टोटल तुम्हारा 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा होगा। और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा होगा। और ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसका हमने एक एक्स ले लिया और वाई ले लिया, तो एक्स कंपोनेंट दोनों क्या होगा, ऐड होगा, और वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी बी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, डी बी साइन थीटा। इस डायरेक्शन में इस डी बी का कितना हो जाएगा, डी बी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, डी बी। सर नीचे डीबी माइनस। अच्छा ठीक है, हमने तो कौन सा साइन लगाया, तो ये जब ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों क्या होगा, ऐड होगा। अच्छा, अगर मान लो कि यहाँ पे हम डीएल ले ले, अगर इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहाँ भी लिए तो भी यही सिचुएशन आएगा, तो भी यही सेम सिचुएशन आएगा। और उस केस में भी वाई कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स कंपोनेंट ऐड होगा। सिमिलरली कहीं भी ले तो अगर कोई भी 2 डायमेट्रिकली पॉइंट लेंगे तो उस केस में दोनों का एक्स कंपोनेंट ऐड होगा और वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये बताना चाहा कि इसमें अगर टोटल इंटायर सर्कल के चलते निकाले तो वाई कंपोनेंट सारे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हाफ का, जैसे इस हाफ का वाई कंपोनेंट इस हाफ के वाई कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा और एक्स कंपोनेंट ऐड होगा। ठीक है। यहाँ पे तो एक हमने एलिमेंट लेके दिखाया कि कंपोनेंट हो रहा है, और इसी तरह से मान लेना है, और ऐसा होता भी है कि टोटल वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट सिर्फ ऐड होगा। यानी कि अगर इसमें हम लेंगे तो वाई कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम एक्स कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
बताओ यस और नो। क्या? तो अभी मैं बताया, चलो यहाँ पे देखो, तुम लोग वहां पे क्या बात कर रहे हो? नहीं, डीएल और डीबी में क्या एंगल होता है? डीबी और डीएल परपेंडिकुलर होता है। नहीं डीएल और आर अभी मैं बताया कि 90 डिग्री होगा। तुम समझे हो कि नहीं समझे हो? अब जैसे देखो, ये तुम्हारा डीएल है और ये ऐसे है, तो ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है? हाँ, तो यही मैंने दिखाया। अब ये तो इसको मैं ऐसे रखूं या ऐसे कर दूं तो भी ये वाला एंगल कितना होगा? 90 ही होगा। ऐसे भी रखे तो भी 90 होगा, ऐसे भी कर दे तो भी 90 ही होगा, इसलिए ये 90 ही होगा। ठीक है? क्या क्या? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जाएगी। सुनो, बात मत करो, पहले यहाँ पे देखो। हाँ जो आर है, हाँ हाँ, तो हमने जब 90 लिया तो हम लोग मिडिल वाली लाइन से काउंट करेंगे या आर वाले से किया? कौन आर वाली लाइन से? डीएल जो हाँ आर आपने ज्वाइन किया हाँ, वो वहां से डीबी 90 हुआ, ये जो ये बेस वाली लाइन है उससे 90। जैसे ये तुम्हारा आर हो गया और ये तुम्हारा डीएल हो गया, हाँ, तो 90 क्या है इसमें? तो डीएल और डीबी। डीएल और आर के बीच में एंगल 90 है। और डीबी, और आर डीबी क्या होगा? डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो फिर आर से 90 बनाना डीबी और आर में। डीबी और, तो यही तो बताया यहाँ पे देखो, डीबी तुम्हारा ऐसे है और आर तुम्हारा ऐसे है। ये आर हो गया और ये डीबी हो गया। ये देखो, ये आर हो गया और डीबी तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर बनाया हूं मैं, और यहाँ भी डीबी ऐसे इसमें हमने ये बनाया कि इसमें दोनों वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट, एक्स कंपोनेंट ऐड हो रहा है। तो अब हम ये करेंगे कि वाई कंपोनेंट को लेंगे ही नहीं, हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट को लेंगे। चलो फिर से फिगर समझ गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सर आपने जो ये वाला लिया था एंगल, हम्म, दोनों थीटा के बीच में ये 90 जैसे इसको हमने थीटा लिया, तो ए वाई और ए एक्स है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो ये थीटा हो गया, तो 90 माइनस थीटा होगा। और आर और डी भी क्या है? 90 डिग्री है। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और ए के बीच में, इसके बीच में 90 है, तो ये थीटा, 90 माइनस थीटा। इसी टाइप से हमने किए लिए। ठीक है, समझ गए? तो चलो लिखो, फिगर ड्रॉ करो तो जल्दी, फिगर ड्रॉ करो, ड्रॉ करो जल्दी इसको। इसमें मेनली थोड़ा ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो थोड़ा तो ये जूम करना पड़ेगा ना। अब ये कहोगे कि नहीं एकदम एग्जैक्ट ऐसे बताओ, फिगर ड्रॉ करो जल्दी। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, ड्रॉ करो इसको, फिगर को। इसमें एक्स डिस्टेंस का तो कोई रोल ही नहीं है। अच्छा, अभी अभी पता चलेगा ना कि एक्स का क्या रोल है, आर क्या लिया, ये सब का रोल नहीं है। अभी तो हमने डायरेक्शन बताया, अभी तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि क्या होगा। चलो लिखो, कंसीडर ए सर्कुलर लूप। ये हमने ये लिया था, हम्म, तो अगर मैं डीएल यहाँ पे ले रही यहाँ पे ले रही तो सबका ऐसे करके कोण मिलता है, हाँ दैट इज व्हाई वो सबका सेम ही हाँ। कॉम्प्लीमेंट है। दिखेगा नहीं अब दिखेगा नहीं, अब कहे कि 3 डायमेंशनल फिगर है, तो ऐसे कौन टाइप के बनेगा? तो सबका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होगा, दिखाई दे रहा है ऐसे। इमेजिन करो, एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ऐड होगा, तो इसका सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ऐसे भी तुम बताए हो, ऐसे भी हम जब फिगर बनाए थे तो बताए थे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक डायरेक्शन में ही आ रहा था।
चलो लिखो, हो गया। फिगर घर से बनाना लिखो। कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, ये जो मैं फिगर ड्रॉ किया हूं इसी को लिखा रहा हूं। कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एंड कैरिंग करेंट आई, फुल स्टॉप। लिखो द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यह है द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट dl at point P is given by mu naught dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, और dB का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल आर साइन 90 अपॉन में कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। आर आर कैंसिल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यों आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा ही, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अब लिखो डीबी हैज टू कंपोनेंट्स, इसलिए लिखा कि डीएल और आर के बीच में यहाँ पे एंगल कितना हो रहा था, 90। जो अभी मैंने बताया, तो यहाँ पे साइन 90 लिखा, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे आर है, नीचे में आर क्यूब है, तो एक आर को कैंसिल करके आर स्क्वायर लिख दिया। और इस ए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस डीबी का क्या है, दो कंपोनेंट है ना। लिखो डीबी हैज टू कंपोनेंट्स, कॉमा dB sin थीटा along x एक्सिस, dB हैज dB, ये जो dB का दो कंपोनेंट हुआ, एक x डायरेक्शन में और दूसरा y डायरेक्शन में। देखो dB हैज टू कंपोनेंट्स, dB sin थीटा along x एक्सिस एंड dB cos थीटा along y एक्सिस। ठीक है, लिखो पैराग्राफ में, फॉर एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स, फॉर एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स ऑफ द लूप y component will cancel out, while component will cancel out, full stop। पैराग्राफ करके मैग्नेटिक फील्ड along x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड along x एक्सिस इज गिवन बाई, तो dB x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, dB साइन थीटा लिख सकते हैं, dB x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dB साइन थीटा लिख सकते हैं। और dB अभी कितना आया था, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई, तो हमने तो दो इसलिए लेके दिखाया ताकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दो दो यहाँ पे लेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमने दो इसलिए लिया ताकि मैं ये दिखा सकूं कि y कंपोनेंट कैसे कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमने दो नहीं लिया, हमने तो अब dl के चलते ही निकाला।
तो जैसे आपने ये दोनों तरफ से लिया सुनो, कैंसिल किया तो हमने दो डायमेट्रिकली अपोजिट लिया, ठीक ठीक है। अब हम जो अब लिखा हमने ये इसलिए दिखाया ताकि हम बता सकूं कि इसका वाई कंपोनेंट कैसे कैंसिल आउट हो रहा है। अब तो हमने लिखा दिया कि डीबी हैज टू कंपोनेंट्स, एक डायमेट्रिकली एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के। हाँ, तो हमने अगर 4 8 ले लेंगे तो भी वाई तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अब कहोगे कि यहाँ पे 8 डीबी साइन थीटा लो, समझ रहे हो। तो हमने तो दो इसलिए लिया ताकि मैं दिखा सकूं कि वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा आएगा तो अभी मैं लिखा हूँ नहीं, डीबी साइन थीटा, डीबी एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे, डीबी साइन थीटा। अच्छा डीबी कितना था, म्यू नॉट आई डी एल, और ये कितना था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा साइन थीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल से बता दो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, म्यू नॉट आई आर अपॉन में कितना हो जाएगा 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बता दो यस और नो, ठीक है। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है यार, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब डी बी एक्स को इंटीग्रेट करो 0 से लेकर बी एक्स तक, और म्यू नॉट आई आर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 डीएल को इंटीग्रेट करो 0 से लेकर 2 पाई आर तक। अब इसमें वेरिएबल क्या है, डीएल ही वेरिएबल है, छोटा छोटा डीएल 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 डीएल, सारे डीएल को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर तक आएगा। चलो इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो इस 2 पाई से इस 4 पाई को ऐड कर दो 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई आर इंटू आर, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। 10 नंबर का कोई नहीं आता, चलो जल्दी नोट करो। और ये डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी एक्स हो गया, समझ में आया। तो इसको चलो यहाँ तक, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो अब बी एक्स इक्वल टू आ गया हमारा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वेक्टर साइन में हम लिखते हैं तो बी एक्स इक्वल टू लिख देंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ पे लिख देंगे आई कैप। किस डायरेक्शन में, आई कैप में है। अगर मान लो कि एन, जैसे एक तो सिंगल लूप है, अगर एन लूप है तो उस केस में बी एक्स इक्वल टू हम कितना लिख देंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और इसमें हम क्या करेंगे एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और एन क्या है, नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक डीबी किसके लिए, इसके लिए हमने किया। तो अगर मान लो कि टोटल लेंथ के निकालेंगे तो डीबी ही थोड़ी होगा, वो तो उसको भी हमने इंटीग्रेट किया। तो बताओ कुछ नहीं है, एक फिगर में ही थोड़ा समझने में दिक्कत होता है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इमेजिन करो, जैसे ये बता रही कि कौन टाइप का बनाएगा, तो उसमें कौन टाइप का बनाएगा तो ऐसे ऐसे होगा कुछ, तो अगर ऐसे करेंगे तो ये सभी तो चारों तरफ ऐसे होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट नहीं होगा।
तो थोड़ा इमेजिन करना होता है इस टाइप से। समझ में आया? हो गया। अगर मान लो कि सेंटर पे निकालना हो तो क्या करेंगे? हाँ, किसके से अगर इसके जैसे पी पॉइंट को मैं ओ पे ला दूं तो क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे बस। चलो ठीक है, हो गया। अब एक स्पेशल केस है। चलो जल्दी नोट करो। स्पेशल केस बात कर क्या? स्पेशल केस का हाँ, खत्म हो जाएगा। चलो स्पेशल ही करा देता हूँ, फिर एक और एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं। चलो ठीक है। एक इसमें इस चैप्टर में एक इसमें दिक्कत होता है और एक टर्क है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, और कोई दिक्कत नहीं है, सब इसी टाइप से। हो गया। अब चलो लिखो। जहाँ पे अपने एन डाला है तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी है ना, अब एन टर्म्स है तो इधर एन से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टाइम जितने लूप्स हो उसका। हाँ, तो एक लूप के चलते अगर इतना या 10 टेस्ला आ गया तो अगर 10 लूप कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई। 10 लूप्स हैं हाँ। हम लेंगे तो 10 लूप्स की मैग्नेटिक फील्ड 10 into Vx। जो भी आएगा जैसे सिंगल टर्न के चलते आ गया तो वो इतना कर देंगे। ठीक है, ये तो मतलब आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना इन Vx। अब इसको बी डैश कर दो। ठीक है, बी डैश एक्स कर दो। अच्छा चलो अब लिखो, नेक्स्ट लिखो। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। इसका स्पेशल केस है या फिर ये एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन तो एक ही है और यही पूछा जाता है। अभी जो सेकंड में लिखा रहा हूँ इसका यूज होता है क्वेश्चन करने देते समय। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, तो जब सेंटर पे निकालना हो तो जैसे x की वैल्यू जैसे b इक्वल टू इतना ही आया था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो एट द सेंटर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस 0 का 3/2। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा, 2r3। अब जब सोल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन में कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला ही याद रखना है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ओनली फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला। और इसमें भी अगर n टर्न्स होगा तो n से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एक थर्ड है इसी का, सर्कुलर आर्क हो, जैसे मान लो कि ऐसे कोई आर्क हो। थर्ड लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर्क। बस इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। सेंटर मतलब कहाँ पे? जैसे सर्कुलर आर्क है, जैसे पार्ट ऑफ सर्कल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। ठीक है, जैसे ये चीज है और ये एंगल मान लो कि थीटा है। ठीक है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इसका रेडियस मान लो कि आर ही है। तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो यहाँ पे हमने आर्क का सेंटर लिया। हाँ, आर्क जो है वो ये क्या है? आर्क क्या है? पार्ट ऑफ सेंटर, पार्ट ऑफ सेंटर है।
और ये होता है म्यू नॉट आई अपन में 2r थीटा बाई 2 पाई। थीटा क्या है? एंगल बीट बाय द एंगल सबटेंडेड बाई, लिखो एंगल सबटेंडेड बाई आर ऑन सेंटर। और थीटा क्या होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई इस टाइप से होना चाहिए। थीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाई आर ऑन इट्स सेंटर, ठीक है। और थीटा इज इन रेडियन। अगर डिग्री में लिखना है, ये सब सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना है, ठीक है ना। अगर मान लो कि डिग्री में लिखना है तो म्यू नॉट अपॉन में म्यू नॉट आई इंटू 2r, और ये कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन में 360 डिग्री। और इस केस में थीटा क्या है? डिग्री में होना चाहिए, बस हो गया। अच्छा, उसके बाद में बुकलेट निकालो, पेज नंबर 16। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए करेंट लूप दिखाया हुआ है। जैसे ऐसे है, देखो इसमें जैसे मान लो कि ऐसे है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा। ऐसे, जो इसमें दिखाया गया है ना, ऐसे। और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ऊपर की ओर होगा। और हम जो अगर किसी जैसे एक सेंटर पे हम फाइंड कर सकते हैं और एक्सिस पे फाइंड करते हैं। इस पॉइंट पे, इस सब पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड करने का, पर हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है लेकिन हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। हम फाइंड करेंगे सिर्फ सेंटर पे और उसके एक्सिस पे, बस हो गया। अब एक और, ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, एक और मुझे फार्मूला बताना है, वो एनसीईआरटी में नहीं है। जो जेई और एचसी वर्मा का क्वेश्चन सोल्व होगा तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन फॉर्मूला क्या आप बोले, इसका फॉर्मूला भी एक्स्ट्रा क्या? इसका भी फॉर्मूला जो है वो जो है बता रहे सेंटर पर बाहर सेंटर पे तो अभी बताया म्यू नॉट आई। तो ये भी क्या है? सर्कुलर सर्कल ही है। ये आर्क का सेंटर आर्क के सेंटर पे या सर्कुलर के सेंटर पे, इस आर्क एक ही बात नहीं है। देखो आर्क तो पार्ट ऑफ सर्कल है, तो उसमें ऐसे करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में अगर कोई स्ट्रेट लाइन होता है तो उसके चलते हम कैसे निकालेंगे, वो तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन वो है, तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि कैसे निकालते हैं, ठीक है।